हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स खेल पर। हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा था वो था सतत आवेश वितरण, और आज हम उसी से आगे चर्चा करते हैं। तो करंट टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो था सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेश वितरण में हमने अध्ययन ये किया था कि ये तीन प्रकार का है। रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। हमने इन तीनों की डेफिनेशंस का अध्ययन किया था, इन तीनों के मात्रक का अध्ययन किया था, इन तीनों की विमाओं का अध्ययन किया था और राशि के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। उसी से आगे बढ़ते हुए हम आगे चेक करते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है इसके साथ क्या है। तो अब हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के सूत्र सतत आवेश वितरण से संबंधित विद्युत क्षेत्र के सूत्र। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। मानना आवेश अल्पांश, माना आवेश अल्पांश डी क्यू, एक छोटा आवेश अल्पांश है डी क्यू के कारण किसी बिंदु जिसकी दूरी स्मॉल r है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r² होता है। तो इसी प्रकार से आवेश अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी स्मॉल r दूरी पर? K Q के स्थान पे आएगा dq, क्योंकि जो आवेश है वो अल्पांश है dq। डिस्टेंस हमने सेम माननी है r। आवेश अल्पांश के अल्प होने के कारण जो उत्पन्न तीव्रता है वो भी अल्प होगी, अर्थात dE। तो किसी आवेश अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? dE = K dQ/r²। इसी के बाद आगे देखिए, अतः संपूर्ण तीव्रता, हमने एक छोटे आवेश अल्पांश के लिए बिंदु P पर तीव्रता फाइंड की है। यदि हम टोटल तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए ध्यान से। तो कुल तीव्रता अतः संपूर्ण तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी? E = dE। क्यों? क्योंकि हमें टोटल निकालने के लिए योग करना होगा, और योग के लिए हमने क्या किया है? समाकलन, इंटीग्रेशन। और किसका? अल्प तीव्रता का। अल्प तीव्रता की वैल्यू पुट करें बाय 1 से तो क्या आएगा? K dQ/r², और वैल्यू हमने कहाँ से पुट की है? बाय 1 से। तो यहाँ से K बाहर आ जाए कांस्टेंट होने के कारण, तो वैल्यू आएगी dQ/r²। और इसी सूत्र को हम ऐसे ले सकते हैं, E = 1/4πε0 इंटीग्रेशन dQ/r²। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो 2 है। किसी आवेश अल्पांश dQ के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न कुल तीव्रता का सूत्र है E = 1/4πε0 इंटीग्रेशन dQ/r²। अब इसी फॉर्मूले को हम तीनों आवेश वितरण के जो 3 प्रकार हैं उनसे रिलेट करें, उनसे संबंधित करें तो क्या प्राप्त होगा? देखिए ध्यान से।
जो हमारे पास समीकरण 2 है, इसी को हमने आगे रिलेट करना है विभिन्न प्रकार के तीव्रताओं के फॉर्मूले से। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, लाइन इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूशन। रैखिक आवेश वितरण को हम लाइन इंटीग्रल भी कह सकते हैं। लाइन इंटीग्रल। तो रैखिक आवेश वितरण या लाइन इंटीग्रल क्या है? हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? रैखिक आवेश वितरण। माना रैखिक आवेश वितरण लैम्डा है। हम जानते हैं रैखिक आवेश वितरण को हम लैम्डा ही शो करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात स्मॉल एल लंबाई पर उपस्थित एकांक लंबाई पर, क्योंकि रैखिक आवेश वितरण की डेफिनेशन क्या होती है? इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश। अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी? लैम्डा होगी, क्योंकि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश कहलाता है रैखिक आवेश वितरण लैम्डा। अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा, इसलिए dl लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगा? लैम्डा dl। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास l लंबाई है, एक रेखा है, छड़ है, और इस पर जो उपस्थित आवेश है वो q है। यदि आप इसका एक अल्पांश ले लें छोटा, तो मैंने ये dl अल्पांश लिया है, इसका एक छोटा अल्पांश लिया है, तो इस dl अल्पांश पे जो मात्रा होगी आवेश की, वो मात्रा कितनी आएगी? लैम्डा dl। लैम्डा dl। कुल आवेश q है, लेकिन हमने अल्पांश लिया है, तो अल्पांश अल्प है dl, तो उस पर मात्रा भी आवेश की अल्प होगी, तो उस पर मात्रा होगी dq बराबर लैम्डा dl। तो ये जो लैम्डा dl है, ये किसकी वैल्यू होगी? आवेश अल्पांश dq की। एक स्मॉल एल लंबाई छड़ पर प्लस क्यू आवेश था, एक अल्पांश लिया dl इसका, तो इस dl अल्पांश पे कितनी मात्रा होगी? लैम्डा dl, और वो बराबर होगी dq के। अब यदि हम समीकरण 3 से ये मान समीकरण 2 में पुट करें, तो बाय 2 and 3, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन 1/r²। dq की वैल्यू कितनी है हमारे पास? लैम्डा dl। तो ये आपके पास रैखिक आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और हम इसके पैरों में लगाएंगे L। L का मतलब यहाँ पे लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब रैखिक आवेश वितरण। तो इस समाकलन के पैरों में L लगा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि यह सूत्र रैखिक आवेश वितरण के लिए है, लाइन इंटीग्रल के लिए है। तो रैखिक आवेश वितरण के लिए फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन L लैम्डा dl अपॉन में r²। इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म में क्या कन्वर्जेशन होगा इसका? E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन L लैम्डा dl अपॉन में r², साथ में आएगा r एकांक सदिश है उस दिशा में जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपके पास रैखिक आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको कंप्लीट फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम यदि पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करना चाहें, तो वो क्या होगा? देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा आपको, उसकी चर्चा करते हैं अब। तो नंबर 2 है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल। पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस इंटीग्रल। माना पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, हमने अध्ययन किया हुआ है। और परिभाषा क्या होती है पृष्ठीय आवेश वितरण की?
एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा बराबर सिग्मा, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसलिए ds क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा ds। देखिए जैसे कि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल s है और इस पृष्ठ पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो प्लस q है। कितना आवेश है? प्लस q। हमने इसका एक अल्पांश ले लिया, इतना, ये अल्पांश है, तो इस अल्पांश पे जो आवेश होगा वो कितना होगा? सिग्मा ds, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? dq के। क्यों? क्योंकि टोटल s क्षेत्रफल पर यदि q आवेश है तो अल्प क्षेत्रफल पे आवेश अल्प होगा, तो हमने सिग्मा ds की जो वैल्यू फाइंड की है ds क्षेत्रफल पर, वो वैल्यू किसके बराबर होगी? dq के, सिग्मा इंटू ds। इक्वेशन नंबर 4। यदि समीकरण 4 से समीकरण 2 में वैल्यू पुट करें dq की, तो फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 अपॉन में r स्क्वायर। dq की वैल्यू कितनी है? सिग्मा ds। ये आपके पास पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्योंकि हम पृष्ठीय आवेश वितरण को सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं, तो इसके पैरों में s लगाएंगे। s मतलब सरफेस इंटीग्रल। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन s सिग्मा ds अपॉन में r स्क्वायर। ये पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और यदि इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो साथ में आएगा r कैप। r कैप उसी दिशा में एकांक सदिश है जिस दिशा में आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन s सिग्मा ds अपॉन में r स्क्वायर r कैप। इंटीग्रेशन s को हम सरफेस इंटीग्रल बोल सकते हैं, और यदि इसके पैरों में l लगा होता तो उसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। रेखिक आवेश वितरण, हम ये पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ रहे हैं इसलिए पैरों में क्या लगा दिया? s। जब हमने रेखिक आवेश वितरण पढ़ा था तो हमने पैरों में क्या लगाया था? l। अब आगे चर्चा करें नंबर 3 जो हमारा टॉपिक है। तो नंबर जो 3 टॉपिक है आपका वो है आयतन आवेश वितरण। तो नंबर 3 आयतन आवेश वितरण की अब चर्चा करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं, और उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, नंबर 3 आयतन आवेश वितरण, इसे कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटीग्रल, माना आयतन आवेश वितरण रो है, हम आयतन आवेश वितरण को रो से डिनोट करते हैं। माना आयतन आवेश वितरण रो है, अर्थात आयतन आवेश वितरण का तात्पर्य अर्थात एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा रो। इसलिए dv आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा रो dv, और ये जो रो dv की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? देखिए ये आपके पास एक घन है, क्यूब है। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V है और इस पर जो उपस्थित आवेश है वो प्लस Q है। यदि आप इसका छोटा एक कोई अल्पांश लें तो उस अल्पांश पे जो चार्ज होगा, जैसे कि मैंने इसका एक छोटा अल्पांश ये लिया, इस घन का छोटा अल्पांश ये, तो इस पे चार्ज होगा रो dv। V वॉल्यूम पर चार्ज Q है तो स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज स्मॉल होगा, तो इसकी वैल्यू होगी dq। तो dq इज इक्वल टू आएगा रो dv। तो किसी आयतन अल्पांश dv पर, ये dv आयतन अल्पांश है, इस पर जो आवेश अल्पांश होगा वो dq बराबर रो dv होगा। समीकरण 5 और समीकरण 2 को यूज़ करते हुए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करें तो फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq की वैल्यू रो dv अपॉन में r स्क्वायर।
और इसके पैरों में आएगा वी। वी का तात्पर्य वॉल्यूम इंटीग्रल, आयतन आवेश वितरण। और यदि इसकी वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप इकाई सदिश है जो कि उस बिंदु पर जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है उसकी दिशा में एकांक सदिश है। तो इस प्रकार से हमने आयतन आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और रैखिक आवेश वितरण के संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले प्राप्त किए। फॉर्मूला में एक बात कॉमन है कि इंटीग्रेशन के पैरों में सिंबल्स लगाए जा रहे हैं एल, एस या वी। एल का मतलब लाइन इंटीग्रल रैखिक आवेश वितरण, एस का मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण सरफेस इंटीग्रल और वी का मतलब आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये इस प्रकार से आपके पास तीनों प्रकार के आवेश वितरण के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र प्राप्त किए। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा गाउस लॉ, गाउस का नियम। गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाठ का नाम ही था गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ और इट्स एप्लीकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाउस लॉ, गाउस का नियम। गाउस एक वैज्ञानिक है, उसने विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सूत्र दिया जिसे गाउस के नियम के नाम से जाना जाता है। मैं इसकी स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ। गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कॉमा, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब है फाई ई, कॉमा उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का तात्पर्य घेरा गया, उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व निर्वात, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का तात्पर्य समीशन क्यू, व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात यानी एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका गाउस का नियम है। दोबारा देखिए, गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध घेरे गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग मैथमेटिकल एडिशन समीशन क्यू व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे इस थ्योरी के अंदर लिखना चाहें, पहले आसान हो जाएगा फॉर्मूला बनाना। तो विद्युत फ्लक्स बराबर बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग, ये लिखा हुआ है उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व अनुपात किसका है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका अनुपात किसके बराबर होगा, विद्युत फ्लक्स के। गेरा तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू सभी आवेश, आवेश का मतलब क्यू, बीजगणितीय योग का मतलब समीशन, और निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। तो देखिए ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी स्टेटमेंट है।
गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर आप को लेसन फर्स्ट याद है, लेसन सेकंड के शुरुआत के अंदर ही हमने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। वैसे तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन एस का मतलब पृष्ठ, एस का मतलब क्या है पृष्ठ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। लेकिन क्योंकि गाउस ने यहाँ पे बंद पृष्ठ लिया था तो बंद पृष्ठ के लिए क्या आता है क्लोज इंटीग्रेशन। ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। क्लोज क्यों लगाया क्योंकि पृष्ठ बंद है, एस क्यों लगाया क्योंकि पृष्ठ की बात कर रहे हैं, और कुल का मतलब इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस। तो दोनों समीकरणों से देखें तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू है। तो दोनों समीकरणों को हम अगर डायरेक्ट यूज़ करें तो क्या बन सकता है, फाई ई के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट करें फाई ई का मान, या दोनों समीकरणों को इक्वल रख दें तो क्या आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन 0। समझ आ गया होगा आपको। दोनों ही फाई ई की वैल्यू है, इस वैल्यू को इसके इक्वल रखें तो ये समीकरण प्राप्त होगी। तो ये आपके गाउस का नियम का कंप्लीट मैथमेटिकल और स्टेटमेंट आपके सामने है। अब यहाँ गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को डायरेक्ट यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात फैक्ट्स हैं गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको गाउस का नियम सिर्फ स्टेटमेंट ही याद करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करते समय आपको इसमें दिक्कत आएगी। पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट ये है कि गाउस के नियम में निर्गत विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले सभी आवेशों के बीजगणितीय योग समीशन क्यू पर निर्भर करता है। गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, गाउस के नियम से प्राप्त विद्युत फ्लक्स का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग समीशन क्यू पर निर्भर करता है। नंबर 2, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। यदि निर्वात है तो एप्सिलॉन 0 होगा, यदि माध्यम है तो एप्सिलॉन होगा। तो नंबर 1, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग मैथमेटिकल एडिशन समीशन क्यू पर निर्भर करता है। नंबर 2, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। नंबर 3, लिया गया पृष्ठ स्वैच्छिक होता है। स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से ले सकते हैं। लिया गया पृष्ठ बंद होगा और लिया गया पृष्ठ काल्पनिक होगा। तो तीसरा तथ्य है गाउस के नियम में लिया गया पृष्ठ बंद होता है, काल्पनिक होगा और स्वैच्छिक होगा। नंबर 4, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई का जो मान है लिए गए पृष्ठ की आकृति, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान लिए गए पृष्ठ की आकृति, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल एडिशन और निर्वात की विद्युतशीलता ही है। तो दिखेंगे नंबर 4 पॉइंट, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिए गए गाउसीय पृष्ठ की आकृति, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। 5वां फैक्ट क्या होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है। निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ए का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। कैसे, यदि यदि पृष्ठ जो हमने काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया है इसमें सभी आवेशों का जोड़ ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो फ्लक्स का मान नेगेटिव आएगा, इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव है। यदि लिए गए सभी आवेशों का बीजगणितीय योग प्लस है तो फ्लक्स का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यदि लिए गए सभी आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है, आवेशों का परिमाण विपरीत है, आवेशों का परिमाण बराबर और प्रकृति विपरीत है, तो योग कितना हो जाएगा, 0।
तो यदि लिए गए बंद पृष्ठ में आवेशों का मैथमेटिकल एडिशन जीरो हो रहा है तो फ्लक्स का मान कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है, समीशन क्यू पे। तो अब क्या लिखेंगे, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के बाहर के आवेशों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि पृष्ठ के बाहर चाहे कितने भी जैसे ये पृष्ठ है, ये हमने गाउसियन पृष्ठ माना है, तो इसके बाहर कितने भी चार्ज हों, क्योंकि हमने जो चार्ज लेना है, मैथमेटिकल एडिशन करना है चार्ज का, वो पृष्ठ के अंदर होने चाहिए, ना कि बाहर। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों से अप्रभावित रहता है। गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश निर्गत फ्लक्स को प्रभावित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, गाउसीय पृष्ठ, 7वां पॉइंट है, गाउसीय पृष्ठ के भीतर, गाउसीय पृष्ठ के भीतर आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। इसका क्या तात्पर्य है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, गाउसीय पृष्ठ के भीतर, गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेशों का जो वितरण है वो निर्गत विद्युत फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। कैसे, जैसे ये गाउसीय पृष्ठ है, अब चाहे प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश Q1 Q2 Q3 कैसे भी हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये चाहे इस हिस्से में विद्यमान हो, चाहे ये इस हिस्से में विद्यमान हो, चाहे ये सभी जगह फैले हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने तो उस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए सभी आवेशों का टोटल ही करना है। उनका वितरण चाहे कहीं भी हो, चाहे एक हिस्से में हो, चाहे टोटल हिस्से में हो, चाहे वो दूर दूर हो, चाहे वो पास पास हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो उनको जोड़ना है, सिर्फ एडिशन ही करना है उनका मैथमेटिकल। तो गाउसीय पृष्ठ के भीतर जो आवेश हैं उनके वितरण से निर्गत विद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं होता, निर्गत विद्युत फ्लक्स अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट, गाउस का जो नियम है वो गतिशील और स्थिर दोनों आवेशों पर लागू होता है। गाउस का नियम, 8 नंबर पॉइंट है, गाउस का नियम गतिशील और स्थिर दोनों प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है, जबकि कूलाम का नियम केवल स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। अतः गाउस का नियम कूलाम के नियम की तुलना में ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा विस्तृत है। क्यों, दोबारा सुनिए, गाउस का नियम गतिशील व स्थिर दोनों प्रकार के आवेशों पर लागू होता है, जबकि कूलाम का नियम केवल स्थिर व बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। अतः गाउस का नियम कूलाम के नियम की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा वाइड है, क्योंकि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लगता है, जबकि गाउस का नियम स्थिर के साथ साथ गतिशील आवेशों पर लागू हो सकता है। 9 नंबर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर, गाउस का नियम उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, और व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो पालन करते हैं क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र होते हैं संरक्षित क्षेत्र, जैसे कि विद्युत क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र भी संरक्षित होता है क्योंकि वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करनी है, तो हम 9 नंबर पॉइंट क्या होगा, गाउस का नियम उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में गाउस का नियम संरक्षित बल क्षेत्रों के लिए लागू होता है। इसके बाद लगभग सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, बता दिए गए हैं आपको। फ्लक्स का मान पॉजिटिव नेगेटिव शून्य सारा कुछ हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और, 10 नंबर पॉइंट है आपका, फ्लक्स का जो मान है, विद्युत फ्लक्स का जो मान है किसी गाउसीय पृष्ठ के भीतर शून्य हो सकता है, परंतु 10 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दोबारा स्टेटमेंट भी इसकी बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है। किसी गाउसीय पृष्ठ के लिए निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है, परंतु इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का शून्य होना आवश्यक नहीं है, शून्य होना आवश्यक नहीं है। दोबारा सुनिए, किसी गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध या निर्गत फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है, परंतु इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का शून्य होना आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि
किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जीरो है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी जीरो होगा, हो भी सकता है और नहीं। फॉर एग्जांपल, इस गाउसीय पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, इस गाउसीय पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है प्लस क्यू और माइनस क्यू। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण होता है, प्रकृति विपरीत होती है, इनके बीच की डिस्टेंस 2d होती है। अब आओ इस पृष्ठ का फ्लक्स निकालें, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपन में एप्सिलॉन जीरो। समीशन क्यू कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों को जोड़े तो कितना होगा, जीरो। जीरो अपन में एप्सिलॉन जीरो, जीरो प्राप्त होगा। तो फ्लक्स का मान तो जीरो है, सही है। लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, मान लीजिए अक्ष पर यहाँ पॉइंट है, गाउसीय पृष्ठ के भीतर ही पॉइंट है कोई पी, और ये पॉइंट कहाँ पर है, इसकी अक्ष पर है। तो इस अक्ष पर तीव्रता क्या होगी, 2kp अपन में आर क्यूब। इसी प्रकार से यदि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष है, इस निरक्ष पर एक बिंदु ले लें, मैं P2 ले लूँ इसको, ये P1 था। तो इस निरक्ष पर P2 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, kp अपन में आर क्यूब। क्या ये तीव्रता जीरो है, नहीं है। क्या ये तीव्रता जीरो है, नहीं है। तो देखिए फ्लक्स तो जीरो है, इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध जो फ्लक्स है निकलने वाला वो तो कितना है, जीरो। लेकिन तीव्रता का मान जीरो नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जीरो हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विद्युत क्षेत्र जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गाउसीय पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव है, तो इस विद्युत द्विध्रुव का समीशन क्यू है, आवेशों का बीजगणितीय योग जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो है। परंतु इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर या निरक्ष पर कोई बिंदु लें तो उस बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं होती। तो ये आपका गाउस के नियम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको अवगत करवा दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई बात शेष रह जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था एक विद्यार्थी का, जिसने पिछली बार वीडियो देखने के बाद पूछा था कमेंट करके। वो क्वेश्चन ये था, किसी बिंदु आवेश के कारण व विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण व विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का दूरी के साथ क्या संबंध है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का E का दूरी के साथ क्या संबंध है, डिस्टेंस r के साथ क्या संबंध है, और यदि कोई संबंध है तो फिर उन संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा, तीव्रता किसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़ेगी या किसके लिए सबसे ज़्यादा घटेगी, हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन था, एक पिछले वीडियो में कमेंट करके बच्चे ने पूछा था। क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं इसका आंसर आपको यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है KQ अपॉन में r², KQ अपॉन में r²। और विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, हमने अभी देखी थी, E अक्ष की वैल्यू थी 2kp अपॉन में r³ और E निरक्ष की वैल्यू थी kp अपॉन में r³। थोड़ा ध्यान से देखें हम, तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और इन दोनों के लिए ही विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता हो चाहे निरक्ष पर तीव्रता हो, वो जो तीव्रता है दूरी के घन के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप जब भी लिखेंगे इसका आंसर तो आप लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपन में r² होती है, अर्थात E समानुपाती 1/r²। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता होती है अक्ष और निरक्ष पर 2kp अपन में r³ और kp अपन में r³, अर्थात E समानुपाती 1/r³। तो हम लिखेंगे आंसर, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव और बिंदु आवेश दोनों के कारण ही डिस्टेंस के बढ़ने से, दूरी के बढ़ने से तीव्रता के मान में कमी आती है।
समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बिंदु आवेश व विद्युत द्विध्रुव दोनों के लिए ही दूरी के मान में वृद्धि करने से, डिस्टेंस के मान में वृद्धि करने से तीव्रता के मान में कमी आती है। कमी आएगी, संबंध पता लग गया। ज़्यादा कमी किसके लिए होगी? विद्युत, आगे लिखोगे, बट विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के लिए तीव्रता दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव के लिए तीव्रता के मान में ज़्यादा कमी होगी, जबकि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कम घटेगी। तो आप लिखोगे, बट बिंदु आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान दूरी के लिए तीव्रता के मान में ज़्यादा कमी आती है। क्वेश्चन का आंसर समझ आ चुका होगा। एक समान दूरी के लिए, यदि बिंदु आवेश के लिए भी हम दूरी आर रखें, विद्युत द्विध्रुव के लिए भी दूरी आर रखें, तो हम क्या लिखेंगे? एक समान दूरी के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता के मान में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कमी होती है। तो ये उस विद्यार्थी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको देखा कि आपने दोनों ही बिंदु आवेश के कारण और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी होती है, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है और बिंदु आवेश के कारण आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बिंदु आवेश व विद्युत द्विध्रुव दोनों के लिए ही दूरी के मान में वृद्धि करने से तीव्रता के मान में कमी होती है, परंतु एक समान दूरियों के लिए द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कमी आती है। तो ये इसका आंसर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।